it is not a income generating property, then we can go for market approach or cost approach. So as far as market approach is concerned, how we can do this? So let us suppose we went in a locality. In this locality, some of the buildings are on the main road. Some of the buildings are on the interiors, like this. Now you have to do the valuation of this. Let us hold this point. So in this market approach, what will you will do? You will make market survey. From the market survey, आपको पता चला कि ये प्लॉट आपका 250 स्क्वायर यार्ड का था. दिस प्लॉट वाज ऑफ 250 स्क्वायर यार्ड एंड दिस वाज ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड. इसकी जो वैल्यू थी दैट वाज 15,000 रुपीज पर यूनिट. So by using this data, we have to find the value of this plot. अब हमें देखना है कि हमें इन दोनों को एक लेवल पे लेके आना है कंपेयर करने के लिए. अब क्या है कि ये जो प्लॉट है ये टू साइड है. ये प्लॉट आपका सिंगल साइड है. तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? दो साइड में जो कॉर्नर है प्लॉट की दोनों कॉर्नर साइड प्लॉट साइड वाली साइड वाला कॉर्नर साइड. तो इसको क्या लेंगे? पहला जो एट्रीब्यूट हो गया इसको हम एट्रीब्यूट बोलेंगे. वी विल कॉल दिस एज एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट. सो पहला एट्रीब्यूट क्या हो गया कि आपने देखा ये सिंगल साइड था, ये हमारा डबल साइड था. इसके लिए हमने क्या किया कि 10% इंक्रीज कर दिया. We have to ये see वाला facing also, sir. जी Facing also we have to see east facing, west facing, वो different facing will have वही different चाह रहे हैं demands. सर. वही कर रहा हूँ. अभी आ रहे हैं. अभी तो शुरू किया हमने. तो इस तरीके से एट्रीब्यूट्स हमें वी विल चूज डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. ये कौन कौन से लेने हैं वो आप पे डिपेंड करता है. अब देखो यहाँ पे मान लो एक पार्क है. अब पार्क फेसिंग होने की वजह से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो सकती है. इट इज पार्क फेसिंग प्लॉट. वी इंक्रीज इट बाय 5%. अब इट इज नियरर टू द मेन रोड एज कंपेयर टू दिस प्लॉट. उसकी वजह से मान लो इसकी वैल्यू हम 5% इंक्रीज करें.
बेसिकली हम इंक्रीज किस में कर रहे हैं, कंपेरेबल की वैल्यू में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर अब इसमें समाजवाद वाला फंडा लगेगा, अगर ये गरीब है तो इसको अमीर बनाना है, मीन्स इसको गरीबी से उठा के अमीरी के लेवल पे लेके जाना है, कि इसका डबल टू साइड का था, अगर इसको टू साइड पे ले जाना है तो हम ऐड करें, इस ये पार्क के ऑपोजिट है, हम ऐड करें, ये मेन रोड के नजदीक है, हम इसको ऐड किया। अब देखिए, अगर 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, 200 यूनिट का प्लॉट है, तो आपको मान लो 65% कवरेज अलाउड है, और ये 250 का है, इसमें मान लो 60% आपकी कवरेज अलाउड। अगर आप बाई लॉस को पढ़ेंगे तो प्लॉट कवरेज क्या होती है, कि हाउ मच परसेंटेज यू कैन कवर्ड ऑन ग्राउंड फ्लोर। 75%. मतलब जस्ट एन एग्जांपल वी आर टेकिंग, let us suppose in 200 square yard it is 65% and in 250 it is 60%, let us suppose। तो कौन सा बेनिफिशियल है? एज पर कवरेज तो 200 यार्ड वाला ज्यादा 200 बेनिफिशियल। वाला, तो 250 वाला कम है। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू जो है वो 5% कम कर देते हैं। ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स बनाएंगे। अब इसमें क्या है कि ये अमीर है, इस एट्रीब्यूट में ये अमीर है, इस एट्रीब्यूट में ये हायर लेवल पे है, और बराबर इसके लेवल पे लाने के लिए हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। जहां पे प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, समझ गए ये बात? ऐसे अलग अलग एट्रीब्यूट्स हम चूज करके, और फिर सभी में देखेंगे कितने परसेंट बढ़ गए, 10 5 15 प्लस 20 माइनस 5 है, पॉजिटिव है 10 प्लस 5 प्लस 5 माइनस 5, कितना हो गया? 15% का इंक्रीज हो गया। जैसे ऐसे और भी बहुत से एट्रीब्यूट आप ले सकते हो। लेट इट बी प्लॉट नंबर बी के बाउंड्री वॉल के साथ आपका कोई रिलीजियस प्लेस और मॉस्क और एनी चर्च वगैरह कोई भी रिलीजियस बिल्डिंग लगी है, तो उसको आप क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे सर उसकी वैल्यू। पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव में जाएगा। हाँ, तो जिस प्रॉपर्टी के साथ में कोई नेगेटिविटी आ रही है उसको नेगेटिव करेंगे, जिस पॉजिटिव प्रॉपर्टी के साथ में कोई पॉजिटिविटी आ रही है उसको पॉजिटिव करेंगे। ओके, इज इट क्लियर? अगर यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगता है प्रॉपर्टी नंबर ए के पार्क के बीच में, देन प्रॉपर्टी नंबर ए नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव होगा सर, नेगेटिव होगा। नेगेटिव। अगर इसमें एसटीपी लगता है या डंप यार्ड बन जाता है, लेट इट बी गार्बेज डंप यार्ड बन जाता है तब तो plot number A negative के बैक साइड पे, नेगेटिव रहेगा सर, नेगेटिव। हाँ, तो दिस इज कॉल्ड मार्केट अप्रोच। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। तो इस तरीके से हम टोटल, बाय इन दिस मेथड वी विल कैलकुलेट बाय हाउ मच परसेंटेज its value should be increased or decreased. Maybe in certain cases there is negative, maybe it is positive. So you will calculate कि अगर आप 15 का देखोगे, 15%, 15,000 का 15% कितना हो गया? 15,000 को 15 से मल्टी 0.1, 2250 हो गया सर। 2250 इसकी वैल्यू। तो दिस इज कॉल्ड मार्केट अप्रोच। बेसिकली मार्केट अप्रोच में हम ऐसे ही करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम एक ही कंपेरेबल चूज करेंगे, हम 2 3 4 कंपेरेबल भी चूज कर सकते हैं। एक ये ले लिया, एक आपने ये ले लिया, एक आपने ये वाला ले लिया, तीनों में से किया आपने, ऐसे कंपेरेबल 3 भी चूज कर सकते हैं। तो फिर वहां से जो वैल्यू आएगी वो कैसे लेनी है आपने? तो इसमें हम कम से कम 2 से लेके 3 कंपेरेबल चूज करते हैं, और उससे क्या होता है कि यू गेट ए रेंज ऑफ वैल्यू। आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलती,
इन मार्केट अप्रोच रिमेंबर यू विल गेट ए रेंज ऑफ वैल्यू के यहाँ से लेके 2250 से लेके 2500 तक जा रही है, 2700 तक जा रही है। तो फिर हम कैसे उसको करेंगे कि, क्योंकि आपने पर्टिकुलर वैल्यू तो देनी है, तो फिर वो देखते हैं कि पर्टिकुलर वैल्यू कैसे दें। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है। दिस इज द बेसिक प्रोसीजर ऑफ मार्केट अप्रोच। So market approach, we will be choosing, first we will choose comparables which are nearer to the property whose valuation is to be done। ऐसा नहीं कि जहां से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर आपने कोई कंपेरेबल चूज कर ली। विद इन द विसिनिटी ऑफ द नेबर, in the neighborhood of the property which is to be valued, and then we will check whether it is to be enhanced, its value is to be enhanced or it is to be reduced। सर इसमें गवर्नमेंट रेट जो रहता है वो भी कंसिडर करता है सर? वो सर बाद की बात है, गवर्नमेंट रेट की बात है। मार्केट अप्रोच की, अभी हम मार्केट अप्रोच की बात कर रहे हैं। कलेक्टर रेट हैज नथिंग टू डू विद द मार्केट वैल्यू। ओके ओके ओके। इट इज जस्ट फॉर स्टैम्प ड्यूटी पर्पस। That rate is not considered for any of the It valuation. may be higher than the market rate, it may be lower than the market rate. Though it is in 90% cases it is lower, but in 10% cases it is higher. Okay. So it has nothing to do with the market value. Okay. It is just for stamp duty purpose. That means government doesn't want to lose the money on the stamp duty. They set the standard That rate. is why they have fixed some amount. Otherwise क्या है कि basically if it is, if my property, I can sell it for 1 lakh, I can sell it for 10 lakh. Government cannot force me to sell at 10 lakh. Government cannot force me to sell at the stamp duty rate। अगर स्टैंप ड्यूटी रेट 10 लाख बनता है, गवर्नमेंट मेरे को नहीं कह सकती कि आप 10 लाख पे सेल करो। हाँ, गवर्नमेंट ये कह सकती है कि इस रेट पे सेल डीड रजिस्टर्ड होगी। आपने चाहे वो 10 लाख वाली 1 लाख में खरीदी है, डज नॉट मैटर। ऑफ कोर्स आपने ज्यादा रेट पे ही खरीदी होती है, लेकिन अगर आपने 1 लाख पे ही खरीद ली, तब भी आपको 10 लाख पे वेल स्टैंप ड्यूटी देनी ही पड़ेगी। Okay. एक्सक्यूज मी सर। जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी। सर इसमें एक मेन समस्या जो प्रैक्टिकल आती है हम कर रहे हैं, हमें जो मार्केट में मतलब कोई प्रॉपर्टी उसका कोई फुल प्रूफ कोई जो है ना हमें डॉक्यूमेंट तो इस तरह से मिलता नहीं है। वो तो जो है ना जो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज है वो एट पार और समवट अबव कलेक्टर रेट होती है सर, उसमें कैसे समझ नहीं आ रहा। वो आएगा सब कुछ आएगा सर, सब कुछ आएगा। अभी तो शुरू किया है हमने सर। नहीं सर, बैंक की बात कर रहे हैं वो वेरिफिकेशन। सर अभी 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 हमने अभी खत्म नहीं हुआ है सर। ओके सर। शो अभी चल रहा है। सर एक डाउट था कि जो परसेंटेज आपने अज्यूम किए पार्क के होने का, जो पॉजिटिविटी था उसका 5% एंड अदर इसका 10%, तो परसेंटेज के लिए कुछ फैक्टर है या फिर अपने ओपिनियन के ये हिसाब से कोई परसेंटेज कोई लेना है? फैक्टर नहीं है। आपने देखिए, जब जब भी आप वैल्यूएशन करते हो, तो जो जहां पर भी चले गए वो डाटा आप कलेक्ट करते रहो। आपको एक डाटा बैंक अपना बनाना पड़ेगा। ठीक है। ओके, ठीक है। जहाँ से जितने जितने जहां जहां भी आप वैल्यूएशन करते रहे हो, एक डाटा बैंक कि मैंने इस एरिया में प्रॉपर्टी की, इसकी ये मैंने रेट लगाया, ऐसे ऐसे कैलकुलेट किया था। तो उस एरिया में कोई अगर ऑप्शन हुई है तो वहां से आपने डाटा कलेक्ट किया। ठीक है। कोई भी सोर्सेज है जहां से आप डाटा कलेक्ट करते जाओ, तो अपने एक डाटा बैंक में रखते जाओ। देखिए, इसके रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हम कोशिश करेंगे रन करने की। हमारे साथ हमारे एक यंग वैल्यूअर हैं लुधियाना से, हर्षित सिंगला जी। उन्होंने एक इसके बारे में एक बहुत ही एक रिलेटेड बहुत
रिसर्च की है और उन्होंने गूगल के ऊपर, आपका जब भी कहीं पे विजिट करते हैं आप गूगल के ऊपर ही अपना डाटा बैंक बना सकते हैं. We will try to organize a class, but that is out of syllabus. We will discuss about this in the 0 hour on the 1st of September is possible. अगर उनको टाइम हुआ, नहीं तो हम आगे आने वाले टाइम में किसी दिन एक इसके रिलेटेड एक क्लास करने की कोशिश करेंगे. हर्षित जी, हर्षित सिंगला, मिस्टर हर्षित. यस सर, यस सर, यस. यस सर. हर्षित जी थोड़ा सा कोशिश करिए अगर फर्स्ट को हो सके तो. जरूर सर, डेफिनेटली. Yeah. थैंक यू सर. Yes sir, please continue. First of all, please concentrate on what is the basic theme of what is the basic concept of market approach. अगर आपको ये अप्रोच आएगा, there may be so many questions because it is a topic related to our profession, day to day profession. तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, कुछ सर्कल रेट के ऊपर होंगे, कुछ मार्केट रेट के ऊपर होंगे, कुछ प्रॉपर्टी एनालिसिस के होंगे. दैट वी विल टेक इन द 0 hour, बट राइट नाउ कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज द बेसिक concept of market approach. Yes sir, please continue. So in this, as far as YBBI syllabus is concerned, you have to learn type of market, demand and supply curve, buyers and sellers, bell curve for overall sales performance, market survey and data collection, sources of sale transactions, comparison of sale instances, factors of comparison, weightages and adjustment, then hedonic model approach, adjustment grid model, sales comparison method, land characteristics and its effect on land value, hypothetical plotting, schemes for very large land, residual technique and development method, and valuation for joint venture of property. This is as far as syllabus of IBBI is concerned. So first we will learn about type of market. Yesterday we have studied this type of market. So there are 3 types of market. One is buyer's market, then the other one is seller's market, and third one is balanced market. And you know what is buyer's market? Where the buyers have upper hand. Number of sellers are more than the number of buyers. यहाँ सेलर हायर होते हैं, उस सेलर मार्केट बोली जाती है. उसमें बायर काफी होते हैं और सेलर कम होंगे. यहाँ पे सेलर ज्यादा होंगे सर, बायर कम होंगे, वो बायर मार्केट है. यही चीज बायर्स मार्केट में नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा होंगे, सेलर्स मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा होंगे. ये उल्टा कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसको समझिए डीपली. अगर सेलर्स ज्यादा है तो बायर के पास ऑप्शन होगा चूज करने का, दैट इज कॉल्ड बायर्स मार्केट. अगर सेलर्स ज्यादा है तो बायर्स चूज कर सकते हैं. अगर बायर्स ज्यादा है तो सेलर के पास ऑप्शन होगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सेलर्स मार्केट. अगर बायर्स ज्यादा है और सेलर कम है तो सेलर की मर्जी चलेगी ना सर. तो यहाँ पर उल्टा है, बायर्स मार्केट में नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा होंगे, सेलर्स मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा होंगे. ये गलती नहीं करना है. ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यू मे बी कंफ्यूज्ड इन बिटवीन द टू टर्म्स. क्लियर है सर? शुक्ला जी, एनी डाउट? जी सर, सही है. ठीक है. उस तो ये आप वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस टाइप ऑफ मार्केट, buyers market, sellers market, and the basic concept of economics. Then demand and supply curve. तो ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं in the economics part. So we will be dealing it in respect to the real estate. So what it says, the law of demand states that quantity demanded and the price of a commodity are inversely related, other things remaining constant. Means if the price increases, demand will decrease. If the price decreases, demand will increase. They are inversely proportional, inversely related. So see here, if the price was PA, so quantity was QA. As the price falls from PA to PB, quantity demanded will increase from QA to QP.
जैसे ही प्राइस गिरा क्वांटिटी इंक्रीज हो. On the x-axis we are taking quantity and on the y-axis it is price. Okay. Now the other things which we can from which we can drive the equation for real estate as far as demand is concerned, there's the demand is function of following things. You may get 1 mark question or 2 mark question out of this. First thing is D is demand. It depends upon income of the customers. More the income of the customer, more will be the demand. Then price of housing. Less the price of the housing, more will be the demand. याद करिए, ये आपने फर्स्ट डे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, फर्स्ट डे फर्स्ट सेशन में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई कर्व. इट इज द सेम concept which is we are utilizing in real estate. Yes sir, please continue. Next is cost of borrowing. Cost of borrowing means if you are taking a loan for purchasing of real estate, in most of the cases buyer take loan from the banking institutions. So if the cost of borrowing means housing loan rate of interest on housing loan is less, and there will be more number of buyers. Then availability of credit. If the credit is easily available, you can get easy loan from the banking institutions, then there will be more demand. Then consumers preference. If the real estate or properties are available as per the interest of the preference of the buyers, means if the say for example most of the buyers want 2-bedroom sets as per their income capacity, and if only 3-bedroom sets are available which are beyond their income capacity, so it will depend upon consumers preference and again on investors preference, that if more number of investors are interested in investing in a particular locality, then price of the substitute and complements. So substitute or complement, that nobody wants to buy a property if some substitute is available at a lower price. So it will depends. If the substitutes are available at lower prices, so of course demand in that area for particular and that particular area will reduce. Similarly, so as far as demand curve is concerned, see what is its shape. It is curve slope downwards from left to right. Many times you may get questions, what is the shape of the demand curve? It is slopes downwards from left to right. Slopes downward from left to right. Then next one is law of supply. What is law of supply? It states that all other factors being equal, the price of a good or services increases, the quantity of goods or services that the supplier will offer will increase and vice versa. If the prices are increased, what the sellers will do? They will try to sell maximum products in that time. On the prices are are increasing,
sellers will try to get more profit by selling more products. So ये डिमांड से उल्टा है। तो यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ता है तो सेलर क्या करेगा कि उस टाइम में जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करेगा। तो it depends upon what are the factors on which it depends. It depends upon price of the property. If the prices are increasing, sellers will try to sell more and more houses. This is opposite to what the buyers were doing. Then availability of land. If land is available in abundance where the investors can construct number of houses, of course supply will be more. Efficient builders can build more number of houses in shortest possible time. And if skilled labor is available in that area, then the supply will be. So what is the shape? See here, at prices P1, supply will be Q1. As the prices increases from P1 to P2, supply increases from Q1 to Q2. If the price is again increasing from P2 to P3, supply will be Q3. So what is its shape? It is always upward sloping. The supply curve is always upward sloping. The demand curve is always downward sloping. So this is what you have to learn about demand and supply curve. So next is Wells curve. एंड दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मार्केट अप्रोच के ऊपर अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग मेथड के हिसाब से, तो कोर्ट आपसे पूछ सकता है, आप इसको जस्टिफाई करिए। अगर आपके पास रेडीमेड बिफोर सबमिटिंग द वैल्यूएशन रिपोर्ट अगर आपने कुछ एनालिसिस की है, बेल कर्व वगैरह आपने प्रोड्यूस किया है, आपने उसको अपने रिकॉर्ड में रखा है, देन यू विल बी ऑन द सेफर साइड। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एज अ वैल्यूअर, बेशक आप लैंड एंड बिल्डिंग से करिए, आप मार्केट अप्रोच करिए, इनकम अप्रोच करिए या कॉस्ट अप्रोच करिए, आपको उसका बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास होना चाहिए। एंड यू मस्ट नो कि आपको किस अप्रोच के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तैयार करना है, और उसमें से कैसे फिगर आपको वहां से प्रोजेक्ट करके आपको वैल्यू के लिए इस्तेमाल करनी है फॉर सबमिटिंग योर वैल्यूएशन रिपोर्ट। यस सर। Wells curve क्या है कि basically this curve is being used by multinational companies are for calculating the value at which they can sell their real estate products, may be house or may be land. So what happens is in this case along this it is price. So जब भी कई नेगोशिएशन होगी तो बायर क्या करना चाहेगा? बायर चाहेगा कि मैं कम से कम प्राइस पे खरीदूं, और सेलर क्या चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्राइसेस पे। तो मान लो एक प्रोडक्ट जो है, एक बिल्डिंग 15 लाख की, तो सेलर चाहेगा कि मैं यहाँ पे मान लो 15 लाख है, तो सेलर चाहेगा कि मैं इसको लोअर प्राइस पे खरीदना चाहेगा 12 लाख। तो धीरे धीरे तो वो प्राइस बढ़ाएगा, पहले यहां से शुरू हुआ तो वो प्राइस बढ़ाएगा कि वो 13 लाख पे अड़के आके उसमें वो रुक गया, नहीं मैं अब नहीं इससे प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा।
उसका इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया। तो ज्यादातर जो है वो एक पॉइंट है, लेट अस सपोज के बी एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे आके ज्यादा से ज्यादा सेलर जो है खरीदना चाहे, लेकिन यहाँ पे 15 लाख पे वो नहीं खरीद, जब 15 से ऊपर नहीं जाए। लेकिन ये ये तो अब बायर्स कर्व हो गई। अब सेलर क्या करेगा? सेलर कोशिश करेगा कि मेरी जो प्रॉपर्टी है 15 की बजाय वो 17 पे सेल हो। वो धीरे धीरे एक लेवल पे आके हो जाएगा कि इस प्राइस से नीचे मैं नहीं इसको बेचूंगा। एक ई पॉइंट जो आपका टॉप मोस्ट पॉइंट, उसके बाद उसका इंटरेस्ट सेल करने का कम हो जाएगा। तो बेल्स कर्व क्या कहती है कि ये जो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स जो है वो इस एरिया में प्राइस जो है उस फॉल करता है, उसमें होती है, इस यहाँ पे इस पॉइंट। Slightly in English. See here, so what the buyers will try. Buyers will try. Let let us suppose buyer will try to buy the product at a price lower than 15 lakh. He will start from, let us say, from 12 lakh, and slowly he will increase the price. Let us suppose at 14 lakh he stopped increasing the price, that I will not buy this product for price more than 14 lakh, and his interest will again go on decrease. But the seller will try to sell it at a higher price, and slowly he will decrease the price. So let us suppose he start from 17 lakh, and slowly he comes up to 15 lakh, but he will not go beyond 15 lakh. So what the Wells curve says that it will, most of the transactions will take place at in this hatching portion between F and C, in the midpoint say G. So basically they collect the data, and in some softwares or in Excel they put all the data, and they prepare these types of curves. And from this data they try to find out this expected price from this point G. So those who are conversant with graphical calculations, they can easily do these things. You collect all the data, you put it in Excel or any other software which are in which you can prepare graphs, and you can easily find this point G. देखिए, अगर आपके पास सेल इंस्टेंसेस हैं और किसी लैंड की वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर आपने ये कर्व बनाया और आपने वैल्यू के हिसाब से जी पॉइंट के ऊपर वैल्यू दिया, लेट इट बी इट इज 5 लाख पर यूनिट, तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर सब्जेक्ट टू के अगर बेल कर्व आपके पास ऑलरेडी रेडीमेड आपके रिकॉर्ड में है, आफ्टर 3 इयर्स, विद इन 3 इयर्स अगर आपसे पूछा जाता है कोई चैलेंज होता है, तो अगर आपने बेल कर्व बनाया है और आपने जहां पर जिस पॉइंट पर जी आता है, दोनों पॉइंट्स दोनों ग्राफ जहां पर इंटरसेक्शन करते हैं, अगर आपने वही पर्टिकुलर वैल्यू उठाकर आपने लैंड की रिकॉर्ड में रखा है, लैंड वैल्यू में डाला है, पर यूनिट वैल्यू ऑफ द लैंड, तो आपको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। इट इज हाईली रिकमेंडेड सभी सीवी मेंबर्स को या दूसरे प्रोफेशनल्स को हम यही कोशिश करते हैं गाइड करने की कि आपके पास ये डाटा आपके पास रेडीमेड अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप मार्केट अप्रोच से वैल्यूएशन दे रहे हैं तो आपको अंतरात्मा की आवाज से वहां पर नहीं मानना चाहिए। यस सर। Is it okay? See here, the A price is minimum. Here number of sellers will be minimum. If you are talking about buyers curve, this is sellers curve at point A. There are minimum number of sellers.
So maximum number of buyers will try to buy the product at this level, at this price B. Again, at C, there will be minimum number of buyers because nobody will try to buy the property at a higher price. Similarly, though the seller will try to sell it at a higher price, D is on the higher side, C along this curve, D. Then they will negotiate to reduce the prices, but they will try to sell it at E at this level. This is approximately equal to B and C, E are at same level, we can say. But if transactions are not taking place, most of the transactions may take place at E, but if it is not taking place, means at F. F is lowest price for a seller. At this price, he will not be ready to sell his product. So in between, let us suppose this point G, which is midpoint of F and C, most of the transactions will take place. So this is Bell's curve. जो सेलर का लोएस्ट प्राइस होगा और जो बायर्स का हाईएस्ट प्राइस होगा, दोनों जहां पर मिलेंगे उसी पॉइंट पर मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हो सकती है। ओके, तो सर ये एक्सेल पे बनाया जाएगा बिल कर्व? सर डाटा कर्व एक्सेल पे बना सकते हो या किसी भी कर्व ग्राफिकल जो है सॉफ्टवेयर आपके पास है, जो लोग जिन्होंने कोई एमटेक किया थीसिस वगैरह, जहाँ पे आप एनालिसिस करते हो, अलग अलग टेस्ट करते हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो एक्सेल पे भी हो जाता है, लेकिन अगर ज्यादा हायर में जाना तो और बहुत से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो इसमें तो एक्सेल की से ही काम चल जाएगा। Then next is comparison of sale instances for adjustment factors of for comparison weightages आपने कैसे कैसे लेनी है। तो पहली चीज इसमें आपने देखना है कि you have to collect data collection sources. What are the data collection sources? You can collect the data from the sales recorded in registrar's office of the concerned district or concerned taluka or tahsil. Then information from the local brokers, residents, local inquiry. You can calculate the data from the advertisement in the newspapers. Then land acquisition cases data, auction sales information of आंसर है मिस्टर टिंडवाल, सुरेंद्र सर। and then valuation, valuers own data bank you can get. Then area of the plot shown in government records in some states. How do you have to check the सर 7/12 में वो वैल्यू नहीं दिखाता है सर। सर ये तो ये डाटा कलेक्शन है फ्रॉम दिस, दीज आर द डाटा कलेक्शन सोर्सेज। अब आपने जो सेल डीड में एरिया लिखा है उसको अगर आपने चेक करना है तो कहाँ से कर सकते हैं? Area of the plot shown in government record, area of stated in the conveyance deed, area extract from the property registrar's card, area in the section plan, area as per actual survey done by the valuer. Okay. These are data collection sources, and basically you have to do data collection and verification of the data also. Not only you have to collect the data, you have to verify the data which is provided to you by the owner. Next is how someone has asked that how the attribute percentage is decided. So we will discuss it here. This is subject property attribute.
सब्जेक्ट प्रॉपर्टी जिसकी आप वैल्यूएशन कर रहे हो, तो प्रॉपर्टी ऑफ विच यू आर डूइंग वैल्यूएशन, दैट इज सब्जेक्ट प्रॉपर्टी. Then sale installed property. Sale installed property, that comparable which you have chosen for doing the valuation. So first is double frontage. If it is double frontage and installed property or comparable property is single frontage, you may increase it from 15 to 20%. These are just thumb rules, not actual. That will depend upon your site visit and data collection. जैसा सर ने आपको बताया, समाजवाद का सिद्धांत यहाँ पर इस्तेमाल करना है. आपको पता होगा एक समाजवादी पार्टी बहुत फेमस पार्टी है, लेकिन उनका जो सिद्धांत है उसको फॉलो करिए. समाजवाद का सिद्धांत होता है जो गरीब है उसको अमीर करना है, जो अमीर है उसको गरीब करना है. अगर हमारी प्रॉपर्टी में फ्रंटेज डबल है और सब्जेक्ट प्रॉपर्टी में हमारा फ्रंटेज डबल है, लेकिन हमें सेल इंस्टेंस अवेलेबल है सिंगल का, तो हमने सिंगल वाले को क्या करना है, उसको अमीर करना पड़ेगा, डबल के बराबर लाना पड़ेगा, तो उसमें ऐड करना पड़ेगा. अगर हमारी सेल इंस्टेंस वाली प्रॉपर्टी लोअर साइड पर है तो उसको अपर साइड में लाने के लिए उसको इंक्रीज करना पड़ेगा. अगर वो कम है तो उसको डिक्रीज करना पड़ेगा. ये आपका बेसिक प्रिंसिपल आपको याद रखना पड़ेगा. इसको शॉर्ट करने के लिए, हालांकि वी आर नॉट गोइंग इनटू एनी पॉलिटिकल थिंग, लेकिन अगर आप इन सिंपल वर्ड्स याद रखते हैं तो समाजवाद का सिद्धांत इस्तेमाल करना है. गरीब को अमीर करना है और अमीर को गरीब करना है, दोनों को एक लेवल पर लाना है. दैट इज कॉल्ड समाजवाद. ओके. So second one is, say, large size and plot. Our plot is a large size plot. So which plot will have more value per unit? Large size or smaller size plot? Small size. Smaller size. So if our plot is larger size, so we will decrease its price by minus 15 to minus 40%. Okay. Then time factor. We are doing valuation as on today. जिसकी वैल्यूएशन कर रहे हो वो आज की डेट में कर रहे हो, एज ऑन टुडे. एंड द प्रॉपर्टी which we are used as comparable, that was sold 12 months ago. So whether you will increase or decrease? Increase. So we will increase by 5 to 15% per year, depending upon the increase of prices in that particular area. Then main road. Our property is on main road, and the comparable is on by lane. So we will increase or decrease? Increase by 15 to 30%, depending upon the condition. Then plot without access road. Let us suppose we have discussed landlocked land. So what is landlocked land? Which does not have any direct access. So our is a direct access land. This was a plot abutting the road. So the value has to be reduced by minus 75 to minus 80%. Then joint ownership. Our is a joint ownership property. The property which was chosen as comparable, it is single ownership. So prices are to be values to be reduced by minus 5 to 15%. So low-lying land, it is lower than the road level. It was a level ground. So deduct for a cost of earth filling. Okay, how much earth filling is to be done? You can calculate that. Then seafront plot. Our is a seafront plot. The plot that was sold, that was away from the sea. So here it is minus 30 or more. Minus 20 to 30. Oh, sorry. Minus 20 to 30. Minus 20 to 30%. So if it is much nearer, तो वहां पे क्या होगा कि जो Soil erosion. जी सॉइल erosion की वजह से, वेव्स की वजह से बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है. वो टाइड्स की वजह से, CRZ zone सर. minus 20 लेंगे. अगर थोड़ा दूर है जहां से सी फ्रंट आपको मिल रहा है, लेकिन सी वाइव्स का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो फिर आप ऐड करो.
In that case, you will add. If the sea waves are are affecting the building, then it will be minus. If the sea waves are not affecting and it is a sea facing building, so then you will increase. Then pending case, litigation case, the property average is some cases are pending, then the value has to be reduced by 30% or more depending upon. So basically, it takes time for legal process to end in India. May take 5 to 10 years. So then forced sale by the authorities, it is a non-profit, non-performing asset for a bank. You are doing valuation for forced sale by the authority. Liquidation value you have to find out, and that was normal market value. You have to reduce it by 15 to 30. देखिए, जब भी कोई आप प्रॉपर्टी की वैल्यू करते हैं, लैंड की वैल्यू करते हैं, जो आपने सेल इंस्टेंसेस आपने कलेक्ट किए हैं, उसके हिसाब से आपको ये टेबल आपके पास रेडीमेड होना चाहिए बिफोर सबमिटिंग द वैल्यूएशन रिपोर्ट। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि अगर आपने सेल इंस्टेंसेस, आप नॉर्मली हर बैंक के परफॉर्मे में लिखा होता है कि आपने नियर बाय सेल इंस्टेंसेस आपने क्या क्या कलेक्ट किया। नॉर्मली हम लिख देते हैं कि हमने इससे एक प्लॉट लिया था, उसका 1 लाख रुपया रेट था, उसके बाद एक और प्लॉट देखा 1,15,000 था, और हमने इसका 1,12,000 रुपया एवरेज करके लिया। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड। आपको उसके वेटेज के हिसाब से उसका वैल्यू करना पड़ेगा, और आपको वही रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। आप सिर्फ 1,15,000 का 1,12,000 करके कम या ज्यादा करके आप वैल्यू देंगे, देन यू विल बी इन ट्रबल। तो आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने 1,12,000 क्यों लिया है, और 1,15,000 क्यों नहीं लिया, या 1,10,000 क्यों नहीं लिया। दैट यू हैव टू प्रूव। तो आपको ये एविडेंसेस आपके पास बिफोर सबमिटिंग द वैल्यूएशन रिपोर्ट आपके रिकॉर्ड में ये होने चाहिए। दैट हैज टू बी प्रिजर्व फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। आपके इंस्पेक्शन के टाइम पे, या आपकी अगर लिटिगेशन कहीं मार्क हुआ है, या फिर कोई और स्टैच्यू ने मार्क किया है आपका एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, या एट द टाइम ऑफ एनी आंसरेबल अथॉरिटी, तो आपको ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर आप बोल रहे हैं कि मैंने लैंड का वैल्यू देखा है, मुझे लगता है वहां पर 50,000 रुपया था, तो 50,000 रुपया कैसे आया? Why not 49,000? Why not 51,000? तो ये आपको जस्टिफिकेशन, दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ वैल्यूअर। अब आप इससे बच नहीं सकते हैं। वही मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अभी अंतरात्मा की आवाज से वैल्यूएशन करना बंद करिए। अभी आप एक पूरा का पूरा थ्योरेटिकल, सिस्टमैटिकल और मैथमेटिकल सारी चीजें एक साथ मिलाने के बाद ही वैल्यू करिए। जब तक ये आपके पास डाटा और ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं है, वेटेज आपके पास नहीं है, आपने कैलकुलेट नहीं किया, कैसे करेंगे वो हम आगे आने वाले अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। लेकिन ये डाटा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। ऐसे ही फीस लेके वैल्यू देके काम नहीं चलेगा। नाउ वो टाइम निकल चुका है। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। Sir, just one doubt. Do we consider this land use also on the attributes? Yes, sir, we can have any number of attributes. Okay, sir. This is just for some rules which is given to. There may be many other attributes, land use, and then maybe in some cases it is nearer to some nuisance such as sewerage treatment plant, such as nearer to jail, or so many other attributes are there. It will depend upon case to case. इवन अपार्टमेंट्स में आप फ्लोर वाइज भी ले सकते हैं, लोअर फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, 15th फ्लोर। कुछ एरियाज में ग्राउंड फ्लोर प्रेफरेबल होता है, कुछ एरियाज में 50th फ्लोर प्रेफरेबल कुछ एरियाज में होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने एट्रीब्यूट्स लें। ठीक है सर, 10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, फिर करते हैं। Yes, sir. So friends, it is 5:50 now. We will take a very short tea break of 10 minutes. We will rejoin sharp at 6. Till then, you can switch off your screens. But the attendance will be on sharp at 6 p.m.